सिस्टर्स भी नाखून की जो गहरी अमराज है ना, जो नाखूनों का मोटा हो जाना, शक्ल बिगड़ जाना, उनमें चंद दवाएं मैंने पहले बताई थी, उनमें एक सिस्टर्स भी है बहुत अहम। सोराइनम में जो मैंने देखा है कि नाखून पिचक के तो बिल्कुल फ्लैट से हो जाते हैं और पतले हो जाते हैं निस्बतन, और कहीं कहीं एक तरफ से मोटा हो के तो जिस तरह सोराइसिस हो रहा हो ना उस टाइप का, लेकिन अनइवन होता है। अक्सर तो पिचके हुए नाखून पहले ख्याल दिमाग में सोराइनम कहलाते हैं, लेकिन बेवजह और बिगड़े हुए कहीं से कहीं मोटे उनमें मुँह के करीब निकले हों, ये एंटीमोनियम क्रूड की शक्ल बताते हैं। और अगर लकीरों वाले हों ज़्यादा तो नेट्रोम्योर इसमें बारीक भी हों, पतले भी हों और लकीरें भी पड़ी हों, तो ज़्यादा नेट्रोम्योर से ये अलामत मिलती है। नेट्रोम्योर में ये जो सेलुलर मादे निकलते हैं ना, उनसे जो चीज़ बनती है उनमें कमज़ोरी ख़ास अलामत है। मसलन बाल लग रहे हैं नेट्रोम्योर के तो कमज़ोर और फट जाते हैं बाज़ दफ़ा अपने किनारों से, जैसे दुम बीच में से फाड़ दी जाए। तो ये अलामत बताती है कि वो सेलुलर मवाद, प्लास्टिक मवाद जो बाल बनाता है उसी से नाखून भी बनते हैं। इसकी ग्रोथ पर नेट्रोम्योर का असर है, और नेट्रोम्योर के तवाज़ुन में अगर ख़राबी पैदा हो जाए तो इससे भी असर बालों की पहचान, नाखून की पहचान ये है। तो नाखूनों में कमज़ोरी भी है, नेट्रोम्योर में क्रैक कर जाते हैं जिस तरह बाल क्रैक करते हैं, और लकीरें सी पड़ जाती हैं। ये जो दवा है सिस्टस, इसमें नाखूनों की तकरीबन हर किस्म की बदवज़गी पाई जाती है, और ट्यूमर अगर पाए जाएं और अंतड़ियों वगैरह में तकलीफ हो तो फिर सिस्टस का ख्याल करना चाहिए। सिस्टस की कोई ऐसी अलामत मैं नहीं मालूम कर सका जो इम्तियाजी हो, लेकिन ये है कि सिस्टस का ताल्लुक ज़रूर है नाखूनों से, इसलिए सिस्टस को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बाज़ दफ़ा काम आ सकती है। ज़ाती तौर पर मेरे तजुर्बे में कभी सिस्टस नहीं आई, कभी किसी मरीज़ को सिस्टस देकर नाखून का इलाज नहीं किया। बाकी जो दवाएं बता रहा हूँ उनमें मेरे तजुर्बे में बारहा आते रहे हैं मरीज़, उनको फ़ायदा भी हो जाता है अल्लाह के फजल से। लेकिन सिस्टस को लोग देख सकते हैं इस्तेमाल करके। सिस्टस के मुताबिक मैंने बताया था कि ये स्किन के ऊपर इरेक्शंस के ज़रिए शुरू नहीं होती, बल्कि बेचैनियाँ और जगह जगह कहीं क्रॉलिंग का एहसास, ये अलामत, और बेचैनी भी होती है स्किन के ऊपर, ये अलामत सिस्टस में और वजह से है और बाद और दवाओं में और वजह से है। इसलिए सिर्फ सिस्टस नहीं है उसका इलाज। अगर असाब की बेचैनी हो और उसकी वजह से ये हो तो सिस्टस नहीं है उसका इलाज। उसमें फास्फोरस बाज़ दफ़ा काम आती है, बाज़ दफ़ा दूसरी दवाएँ, सेफिसेगिया काम आ जाती है। वजह यह है कि असाब की बीमारी, उसमें वो दूसरी वो भी शिंगल्स का भी असाब से ताल्लुक़ है। अगर सिस्टस में भी बाज़ डॉक्टर शिंगल्स का जिक्र करते हैं, शिंगल्स से मुराद क्या कहते हैं इसको, हर्पीस, और एक और नाम आपने गुज़श्ता लेक्चर में सिफिलिस फरमाया था, वो नहीं है गालिब, वो नहीं है, वो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है। ये हर्पीस वायरल है। हाँ, हर्पीस जो है ये नर्व से शुरू होती है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाती है इसलिए मैं एरिसिप्लस कह रहा था। वो भी नर्व के किनारों पर नहीं होती एरिसिप्लस। अच्छा, ठीक है, ये गलत था फिर। मुझे उस वक्त मेरे दिमाग में थोड़ी सी घंटी बजी थी कि एरिसिप्लस बहन नहीं होगा, वो हर्पीस नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा फैली हुई बीमारी है जो नर्व्स के किनारों से ताल्लुक नहीं रखती। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा कि आपने याद को उस वक्त क्यों याद कराया, उस वक्त अब नहीं। अच्छा राइट राइट, हाँ ये जरूरी था। बाद में मैंने सुनी थी टेप, हमने, मुझे खुद भी उस वक्त भी थोड़ा सा बेतमियानी हुई थी कि एरिसिप्लस एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं है,
لیکن ایریسیپلس کی جو ایرپشنز ہیں وہ شنگلز کی ایرپشن سے مل جاتی ہیں. جب وہ باہر آ جائیں تو ان کے چھالے ان کے اندر جو جراثیم بھی بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ جو یادداشت کی مشابہت تھی اس کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے. باہر یہ شنگلز کی میں بات کر رہا ہوں. فاسفورس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر الرجی ہو جائے کونین وغیرہ کھانے سے یا بخار ایسا آئے جس کو ایلوپیتھک دواؤں سے جس میں سلفر ڈرگز وغیرہ ہوں اس کو دبا دیا جائے تو بعض دفعہ بڑی شدید بے چینی پیدا ہوتی ہے جلد کے اوپر جو ہر تمام اعصاب میں پھیلی ہوتی ہے اور بعض دفعہ ہاتھوں پہ ورم بھی آ جاتی ہے لیکن خارش کو انسان پہنچ نہیں سکتا. جتنا مرضی خارش کریں اندر ہے بے چینی. تو اس میں اب یہ کام نہیں آئے گی سسٹس کیونکہ سسٹس واقعتاً وہ جو بیماریاں جلد پر نہیں ابھر سکی اندر دبی ہوئی ہیں ان کا علاج ہے. اصل میں جب وہ ان کو جلد پر لاتی ہے آخر تو پھر وہ عام ایگزیمے جیسی شکل بن جاتی ہے. اس میں پھر باقیوں سے کوئی پہچان نہیں ہے الگ. لیکن گلینڈز کا متورم ہونا سسٹس کے ساتھ اس طرح جیسے چولی دامن کا ساتھ ہو.